स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक आज हम पढ़ाएंगे आपको सतलज नदी के विषय में। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले सिंधु नदी तंत्र पूरा पढ़ाया था और सिंधु की सभी सहायक नदियां हैं। 5 बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं जो भारत के अलग अलग स्थानों से अथवा भारत से बाहर से भी निकलती हैं और सिंधु में जाकर के मिठानकोट के पास जाकर के मिल जाती हैं, जो पाकिस्तान के पास में एक इलाका पड़ता है मिठानकोट। तो सिंधु नदी तंत्र यदि किसी नए बच्चे ने नहीं देखा है तो वो पुरानी क्लास को देख ले, उसके बाद ये समझ में आएगी आगे की नदियां आपको, है ना। तो अभी चर्चा करेंगे इन एक एक नदियों के बारे में। हालांकि छोटा टॉपिक रहेगा, क्योंकि जो बड़ा टॉपिक था वो सिंधु नदी तंत्र था, जो पूरा का पूरा मैंने कल की वीडियो में पढ़ा दिया। आज हम सिर्फ सतलज नदी की चर्चा कर रहे हैं और सतलज नदी को मैं पढ़ा देता हूँ आपको। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सतलज से, कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, बांधों को लेकर के बनते हों या उसके बहने को लेकर के बनते हो, या कौन सी श्रेणी में बहती है उसे लेकर के बनते हो, सभी की चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने मित्रों के दोस्तों के साथ। तो देखिए, सतलज नदी तंत्र है। तंत्र तो कोई ज्यादा कुछ ऐसे है नहीं, इसमें कोई सहायक नदियां इसकी है नहीं, सिर्फ एक अपनी सिंगल नदी है, तो उसी के विषय में हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, इस तरीके से एक इलाका है और उस क्षेत्र का नाम है, उस जगह का नाम है, क्या नाम है उस जगह का? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जगह का नाम है, या राकसताल। क्या है जगह का नाम? राकसताल। राकसताल, ठीक है। राकसताल नामक जगह पड़ती है और ये कहां पे पड़ती है? तिब्बत। देश का नाम लिख लीजिएगा, तिब्बत में स्थित है राकसताल नामक एक झील। इसी झील से ये नदी निकलती है और नदी का नाम है सतलज, ठीक है। राकसताल एक झील का स्वरूप लेती है, इससे ऊपर मानसरोवर झील है, उससे पानी निकल करके पूरा राकसताल में इकट्ठा होता है। लेकिन लांगचेन खवाब भी इसे बोला जाता है। वहां क्या बोलते हैं? लांगचेन खवाब। इस जगह को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? लांगचेन खवाब के नाम से और जाना जाता है तिब्बत में, ठीक है। ये तिब्बत में बोलते हैं लोग लांगचेन खवाब, लेकिन हमारे यहाँ एग्जाम जब भी आता है सतलज नदी को लेकर के वो राकसताल से आता है। आप राकसताल को याद रखिएगा, ठीक है। तो राकसताल से निकलती है और राकसताल है तिब्बत में, और यहां से ये नदी निकल करके इस तरीके से बहती है और बहने के बाद मान लीजिए यहां पर आती है। तिब्बत से बहने के बाद भारत में प्रवेश करती है, और भारत में कहां पे प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उससे पहले उत्तर और पश्चिमी सीमा में बहती है। ये कहां पे बैठती है? उत्तर पश्चिम सीमा में भारत की में बहती है। तो सबसे पहले जो प्रवेश करती है, इसे अच्छे से आराम से समझिएगा और कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे पहले जो मैंने सिंधु नदी पढ़ाई वो मैंने मानचित्र के माध्यम से पढ़ा दी, इसमें खास आवश्यकता नहीं है। एक दो राज्य है, बस एक दो राज्य में अभी आपको बता देता हूं। तो तिब्बत के पठार से या राकसताल झील से निकलती है और आगे चलती है, और आगे चल करके पौवा पी रहे हैं, आगे चल करके कहां पे आती है? नदी हिमाचल प्रदेश में आती है, ठीक है। पार्टी भी चल रही है साइड में, कोई दिक्कत नहीं। तो हिमाचल प्रदेश में आती है। हिमाचल प्रदेश में कई बार क्वेश्चन आता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो प्रवेश करती है वो किससे प्रवेश करती है? जगह का नाम मैं आपको बताऊं, सिपकिला दर्रा। रट लेना इसको, सिपकिला दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बहुत फेमस सिपकिला दर्रा है, जो कि भारत को चीन से जोड़ता है, या चीन को भारत से जोड़ता है। और कौन से राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि सिपकिला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा स्थित है। प्रश्न ऐसे आता है कि भैया भारत में कौन सी नदी? सतलज नदी प्रवेश जो कर रही है वो कौन से दर्रे से प्रवेश कर रही है? तो उत्तर आएगा सिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है। तो लिख भी देता हूं, क्या करती है? यहां से प्रवेश होता है इस नदी का सिपकिला दर्रे से, ठीक है। अब सिपकिला दर्रा कहां पे स्थित है आपको पता होना चाहिए। तो सिपकिला दर्रा है, राज्य भी मैं आपके लिए बता देता हूं। राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो वहां प्रवेश करती है और सिपकिला दर्रा में प्रवेश करने के बाद बहती है हिमाचल प्रदेश में, काफी लंबे थोड़े से इलाके तक, है ना। आगे हम बात करते हैं। तो यहां से प्रवेश कर रही है और प्रवेश करने के बाद बह रही है। तो कहां पे बह रही है? हिमाचल में बह रही है ये नदी। कौन से राज्य में बह रही है? हिमाचल में। तो हिमाचल में एक उत्तर से एक नदी आती है, स्पीति नदी, और किन्नौर के पास आकर के मिल जाती है। मान लीजिए यहां से एक नदी आती है, यहां से एक नदी आती है और यहां आकर के मिल जाती है, और नदी का नाम है स्पीति। स्पीति नदी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। ऊपर की पहाड़ियों से निकलती है हिमाचल प्रदेश में,
और यहाँ करके मिल जाती है हिमाचल प्रदेश में। ये एक सहायक नदी है और कौन से स्थान पर मिलती है? किन्नौर में आकर के, थोड़ी सी आगे आती है तो किन्नौर में आकर के मिलती है। जगह का नाम लिख लेना, किन्नौर। हिमाचल प्रदेश का एक बहुत फेमस जगह है किन्नौर। किन्नौर में आकर के ये संगम बनाती है स्पीति नदी। कौन सी नदी से? सतलज नदी से संगम बनाती है। ठीक है, इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। जब ये आगे यहाँ इसके बाद आती है तो और एक और बात बता दूं आपको, जो किन्नौर फेमस है ना, किन्नौर फेमस है। एक और बात लिख लेना, सेब उत्पादन के लिए। किन्नौर काय के लिए जाना जाता है? सेब उत्पादन के लिए। किन्नौर घाटी आप कई बार पढ़ेंगे। घाटी का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच में, दो पहाड़ियों के बीच में जो समतल इलाका होता है, समतल क्षेत्र होता है। ऐसा का मतलब आप फुटबॉल खेल लीजिए, आप क्रिकेट खेल लीजिए, ऐसा होता है, उसे बोलते हैं घाटी। तो किन्नौर घाटी में सबसे ज्यादा इंडिया की सेब उत्पादन होता है। एक कश्मीर में होता है, कश्मीर के अलावा हिमाचल में सबसे ज्यादा सेब उत्पादन किन्नौर में ही होता है। तो सेब उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। और यहाँ पर ये नदी ऊपर से हिमाचल की पहाड़ियों से आकर के मिलती है और नदी का नाम है स्पीति नदी। ठीक है, नोट कर लेना। अब जैसा कि मैंने बताया कि भाई आगे जो बह रही है तो कौन से राज्य में बह रही है? हिमाचल प्रदेश में बह रही है। तो इस तरीके से अगर मैं बता दूं आपको, ये वाला हिस्सा हो गया हमारा हिमाचल का। ठीक है, तो हिमाचल में इसी नदी पर बांध बनाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बनाया गया? बांध बनाया गया है इसी नदी पर। तो बांध भी मैं साथ साथ चर्चा कर देता हूं आपको। तो कौन सा बांध बनाया गया है यहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? हिमाचल वाला। ये हिमाचल में बहती है, काफी लंबी दूरी तय करती है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इससे राज्य भी याद रहेंगे, इलाका भी याद रहेगा, दर्रा भी याद रहेगा। कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता इससे ज्यादा डीप, है ना एग्जामिनर बना सकता है। तो भैया हिमाचल प्रदेश में बहती है, तो यहाँ पे एक बांध स्थित है इसी नदी पर, और उस बांध का नाम लिख लेना, नाथवा झाकरी बांध। बहुत इंपॉर्टेंट बांध है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नाथवा झाकरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। दूसरा प्रश्न पूछेगा कौन से राज्य में स्थित है, तो दूसरा प्रश्न आपका उत्तर देंगे आप, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये आ गया आपका आंसर। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है, नाथवा झाकरी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब हिमाचल के बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो कहाँ पे जाती है? हिमाचल के बाद शिपकला दर्रे से बहते हुए ये नदी जब आगे बढ़ती है, इस हिस्से को थोड़ा सा हटा देते हैं। जब ये नदी आगे बढ़ती है तो मान लीजिए यहाँ पे आई, इसे ऐसे हटा देते हैं। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा है। शिपकला दर्रे में प्रवेश किया हिमाचल प्रदेश वाले हिस्से से। ठीक है, तो आगे जब ये नदी आती है तो आगे कौन सी जगह आती है? आगे जो आती है ये अगले राज्य में आती है। आगे कौन से राज्य में आती है? हिमाचल के बाद पंजाब में। जो कौन सा राज्य हो गया? पंजाब। पंजाब राज्य में आती है और पंजाब राज्य में ही काय में प्रवेश करती है ये नदी? मैदानी हिस्से में, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। ये भी प्रश्न आता है कि भाई मैदानी क्षेत्रों में ये नदी कहाँ पे प्रवेश कर रही है? तो मैदानी क्षेत्रों में कहाँ प्रवेश कर रही है नदी? पंजाब में। पंजाब कैसा है? समतल राज्य है ना, और पंजाब से ऊपर हिमाचल कैसा है? पहाड़ी राज्य है। तो तब तक नदी कहाँ पे बहती है? पहाड़ियों के बीच से बहते हुए आती है। तो पूछा जाता है कि सतलज नदी समतल इलाकों में कहाँ पे आती है? तो पंजाब में आती है। आंसर आपका ये रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। आगे बात करते हैं। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बता रहा हूँ, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाखड़ा और नागल की बात करेंगे। भाखड़ा नागल बांध पढ़ते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध है क्षेत्रफल के आधार पर। कौन सी नदी पर स्थित है? यही प्रश्न आता है। ठीक है, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है ये, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर बनाया गया बांध है ना, गुरुत्वीय आधार पर बनाया गया बांध है ना। क्योंकि बांधों में काफी लाखों और करोड़ों क्यूसेक लीटर पानी रहता है, एक समय पर सरकार रोक के रखती है, तो उससे जमीन पर प्रभाव पड़ता है, जमीन पर, धरातल पर, पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। उसकी वजह से कई बार भूकंप जैसी संभावना भी बनती है। तो इन सारी चीजों को देख करके वैज्ञानिक डिजाइन करते हैं बांधों को, है ना। तो इसी को पढ़ते हैं हम कई बार। गुरुत्वाकर्षण के चीजों को, नियमों को ध्यान में रखते हुए बांध का डिजाइन वैज्ञानिकों या इंजीनियरों के द्वारा किया जाता है। तो इसे गुरुत्वीय बांध पढ़ा जाता है, भाखड़ा नागल बांध को। ठीक है, चूंकि हम पढ़ते हैं सतलज पे, आंसर हमेशा सतलज में लगाते हैं, आंसर हमेशा हम पंजाब में लगाते हैं। लेकिन भाखड़ा अलग है और नागल अलग है। नागल पंजाब में है, नागल कहाँ पे है? पंजाब में। नागल वाला हिस्सा पंजाब में, ठीक है, और भाखड़ा वाला हिस्सा यहाँ पे है। ऐसे करके ये बांध बना हुआ है। ठीक है, आज से पहले आपने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा तो अच्छी बात है और रिवीजन कर लेना आप। और लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हो वो मैं आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल क्रम से ये बता दे रहा हूँ, भाखड़ा और नागल। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है? हमेशा अलग अलग नहीं पूछेगा आपसे, पूरा मिलाकर के क्वेश्चन आता है कि भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर है? उत्तर लगाइए, सतलज नदी पर है।
भाखड़ा नागल बांध कौन से राज्य में स्थित है, तो उत्तर लगाएंगे पंजाब में स्थित है ना। लेकिन ये मैंने आपको समझा दिया, इस तरीके से सरकार ने इसका निर्माण किया है, ठीक है। अब देखिए भाखड़ा वाले हिस्से से क्या होता है, यहाँ पे विद्युत की आपूर्ति होती है। इस हिस्से से जो लाइट बनाई जाती है, विद्युत बनाई जाती है, उसकी आपूर्ति होती है यहाँ से, ठीक है। लाइट की आपूर्ति होती है भाखड़ा वाले हिस्से से। भाखड़ा वाले हिस्से से सरकार आसपास के राज्यों में विद्युत की सप्लाई करती है, ठीक है। और नागल वाले हिस्से से, जो नागल वाला हिस्सा है कौन से राज्य में, पंजाब में स्थित है, इस वाले हिस्से से सरकार काय की आपूर्ति करती है, सिंचाई के लिए, सिंचाई की आपूर्ति करती है, ठीक है। आसपास के राज्यों में सरकार क्या करती है, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करती है, जहाँ पर पानी भेजती है आसपास के राज्यों में। तो भाखड़ा और नागल दोनों राज्यों में बटे हुए हैं, दोनों राज्यों में पढ़ते हैं, लेकिन आपको एक ही राज्य में पढ़ना है, सिर्फ पंजाब में। जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस हिसाब से ये मैं थोड़ा डीप बता दिया है आपको, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल में मैंने बता दिया कौन सा बांध स्थित है, हिमाचल में नाथवा जाखरी बांध भी स्थित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। अब पंजाब की जैसे कुछ शहरों की हम बात कर लें पंजाब में, जैसे मान लीजिए ये पंजाब में बह रही है अभी नदी, पंजाब में ये नदी जब बह रही है तो मान लीजिए कुछ शहर हैं जो पंजाब में स्थित हैं। जैसे इसी नदी के तट पर एक शहर का नाम है, शहर मैं आपको बता देता हूँ, आ जाते हैं कभी कभार एग्जाम में, फिरोजपुर। एक शहर पंजाब का फिरोजपुर इसी नदी के तट पर स्थित है। एक शहर लुधियाना सतलज नदी के तट पर स्थित है। एक शहर रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। और रोपड़ हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। कौन सी सभ्यता का स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है रोपड़, जो कि कहाँ पे स्थित है, पंजाब में। ये भी नोट कर लेना है ना। और अगर बात करें एक और शहर की, तो कौन सा शहर है, इसी नदी के तट पर स्थित है, सतलज नदी के तट पर ही स्थित है। शहर मैं बता रहा हूँ, वह शहर लिख लीजिएगा, कपूरथला, कपूरथला, ठीक है। कपूरथला के पास से भी होकर के बहती है। और कपूरथला किसके लिए जाना जाता है, कपूरथला को लिख लेना, जाना जाता है भारत में रेल के डिब्बों का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या का निर्माण होता है, रेल के डिब्बों का निर्माण होता है कपूरथला में। और रोपड़ हड़प्पा सभ्यता का बहुत प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है। और लुधियाना की बात करें तो पंजाब में लुधियाना जाना जाता है स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है लुधियाना। और स्पोर्ट्स के अलावा जाना जाता है ऊनी वस्त्रों के लिए। पंजाब के अंदर काय के लिए जाना जाता है, ऊनी वस्त्रों के लिए। ये भी लिख लेना आप, ठीक है। ये मैंने बता दिए हैं, पंजाब में ये क्वेश्चंस इंडिया के बहुत फेमस है, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। कपूरथला आप कभी ट्रेन में यात्रा करेंगे तो प्लेट लगी मिलेगी कपूरथला की कई बार आपको, ठीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए भाई साहब, जबरदस्त तरीके से, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्दी वैकेंसी और पुलिस या दिल्ली पुलिस या बहुत सारी और भी वैकेंसीज, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है और कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इस वजह से आप अपनी तैयारी बेहतरीन और जबरदस्त और शानदार रखिए, है ना। क्योंकि जीएस का ही सबसे बड़ा मैटर होता है, और जीएस के लिए समय नहीं मिलता है बच्चे को। फिर हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, तो शॉर्ट टाइम के टॉपिक होते हैं, 2 महीने में 2.5 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन जीएस को कंप्लीट नहीं कर सकते। इस वजह से जीएस को लगातार पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते रहिए जो भी मैं टॉपिक डाल रहा हूँ, और यूपी स्पेशल भी पढ़ते रहिए, क्योंकि यूपी स्पेशल का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारे खासतौर पर उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में, वनडे उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में, ठीक है। और उसके लिए देवेंद्र क्लासेस चैनल है, बिल्कुल निःशुल्क सारी क्लासेस आपको चैनल पर मिलती रहेंगी, ठीक है। और जो जो बच्चा पढ़ लेगा वो 100% लगना है इससे, खासतौर पर यूपी पुलिस में और उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में। तो ये वाला कौन सा हिस्सा, पंजाब का हिस्सा मैं आपको बताना चाह रहा था। और पंजाब के ये शहर स्थित है इसी नदी के तट पर, और मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पे आती है ये। अच्छा होता क्या है, जब ये शिवकिला के दर्रे में प्रवेश करती है, इस दर्रे में हिमाचल प्रदेश में, तो सिंधु नदी के समानांतर बहती है ये 400 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक बहती है, 400 किलोमीटर तक। इस पॉइंट को चाहो तो नोट कर लेना, नहीं थ्योरी में मैं लिखा दूंगा आपको, इधर मैं बता देता हूँ। 400 किलोमीटर सतलज नदी सिंधु नदी के कैसे बहती है, समानांतर बहती है, ठीक है। ये नोट कर लेना, कहाँ समानांतर बहती है 400 किलोमीटर की दूरी में, जब शिवकिला दर्रे में हिमाचल प्रदेश में बहती है, तो हिमाचल में समानांतर बहती है ना। 400 किलोमीटर की लंबाई डिस्टेंस एक पूरी की पूरी कवर करते हैं ये, ठीक है। इस बात को याद रखना। आगे यदि हम बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों को इसका फायदा जाता है, इन दोनों परियोजना का। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई सतलज नदी की भाखड़ा नागल परियोजना से
कौन सी परियोजना से? भाखड़ा नागल परियोजना से कितने राज्यों को लाभ जाता है? तो ये क्वेश्चन हायर हो गया, समीक्षा अधिकारी पीसीएस यूपीएससी लेवल पे पूछा गया है। किसी भी परियोजना से यदि राज्य का भी पूछे गए तो हायर लेवल पे पूछे गए, है ना, वनडे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन मैं आपको तैयार कर रहा हूँ बहुत जबरदस्त तरीके से कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, है ना। आप क्वेश्चन देखते ही आंसर लगा देंगे उसमें, अगर इस लेवल तक इसे पढ़ेंगे तो आप। तो इस परियोजना से जो राज्यों को लाभ जाता है वो राज्यों को लाभ लिख लेना, देखो पॉइंट बना के लिखना, भाखड़ा नागल परियोजना से, भाखड़ा नागल परियोजना से पंजाब हरियाणा और इसके अलावा कौन सा राज्य आ जाएगा? पंजाब हरियाणा के अलावा हिमाचल प्रदेश को किया जाता है इसका लाभ पहुंचता है इन तीनों राज्यों को, ठीक है, इस बांध से, ध्यान रखना। तो क्योंकि समझ गए, देखो एक हिस्सा पंजाब में, एक हिस्सा हिमाचल में और पड़ोसी राज्य हरियाणा है, लॉजिक की बात है, लॉजिक से भी आप लगा सकते हैं इस आंसर को। भाई पड़ोसी राज्यों को तो सरकार देगी सप्लाई, सिंचाई के लिए पानी देगी तो पड़ोसी राज्यों को देगी, तमिलनाडु तो पहुंचाएगी नहीं पंजाब से, ये तो आप भी समझ रहे हैं, आसपास के राज्यों के पास ही पहुंचेगी व्यवस्था, है ना। तो आप बात समझ रहे हैं, इस पॉइंट को याद रखना। अब यहां से जब ये नदी आगे बढ़ती है, आगे जब ये नदी बढ़ी तो यहां पर इसका आगे स्टॉपेज, और एक नदी इससे यहां से आकर के मिलती है और यहां पे बनाती है संगम, और उस नदी का नाम है ब्यास नदी। कौन सी नदी है? ब्यास नदी। ये भी रोहतांग दर्रे से निकल करके आती है। कहां से निकल करके आती है? रोहतांग दर्रे से। ब्यास नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? रोहतांग दर्रे से। अब यहां पे जो संगम हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? हरके बैराज। हरके बैराज में ये संगम होता है, ठीक है। और हरके बैराज कहाँ है? पंजाब में। दोनों नदियों का क्या हो गया? संगम हो गया, ब्यास का और सतलज का, हरके बैराज में, ठीक है जी। इस पॉइंट को याद रखना। अब यहाँ से क्या होता है, जब दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, कौन कौन सी मिल रही है? ब्यास नदी, और ये कौन सी है? सतलज पढ़ रहे हैं, सतलज और ये वाली ब्यास, ये दोनों जो नदियाँ मिल जाती हैं तो यहाँ से सरकार ने क्या निकाली? एक नहर निकाली है सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या निकाली है यहाँ से? एक नहर। और नहर कहाँ पे जाती है? नहर जाती है राजस्थान वाले हिस्से में। ऐसे मान लीजिए इसके नीचे ये वाला हिस्सा राजस्थान का है, तो राजस्थान के लिए एक नहर निकाली है सरकार, गवर्नमेंट ने, ठीक है। ऐसे बना लो, इससे कोई दिक्कत नहीं, समझने की कोशिश कीजिएगा आप। ऐसे यहाँ से एक नहर जाती है इसी संगम से, तो नहर जो है उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। एक तो ये इसका पॉइंट है। दूसरा है कि विश्व की सबसे लंबी नहर है, विश्व की सबसे लंबी नहर, ये भी नोट कर लेना। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। क्यों निकाली गई? क्योंकि राजस्थान में भैया मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था प्रदान करने के लिए नहर निकाली गई, क्योंकि मरुस्थलीय इलाका पूरा का पूरा पानी पहुंचाने के लिए ये व्यवस्था करी गई वहाँ पे, खासतौर पर श्रीगंगानगर जिले में। खासतौर पर जिले का अगर बात करें तो कौन सा? श्रीगंगानगर में, ठीक है। श्रीगंगानगर राजस्थान की बात करें तो इस जिले में ये नहर पहुंचती है, ठीक है, खासतौर पर, और भी जिलों में जाती है। अब बात क्या करते हैं इसके बारे में कि ये नहर का उद्घाटन किसने किया और कब हुआ और कब बनाई गई ये नहर? 489 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई, 468 किलोमीटर नहर की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? ये नोट कर लेना आप, 468 किलोमीटर इसकी लंबाई है नहर की कुल, ठीक है। 468 किलोमीटर कुल लंबाई है। इस नहर का जो उद्घाटन किया था, वो उद्घाटन किया था, किसने किया था उद्घाटन किया था उस समय के गृह मंत्री थे भारत में, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसका श्री गणेश किया गया था। उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा एस कृष्ण थे, ठीक है। तो डॉक्टर राधा एस कृष्ण थे और गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय जो नहर का श्री गणेश हुआ था, तो नहर का उद्घाटन लिख लेना है। इस नहर का जो उद्घाटन किया गया वो किसने किया? उस समय के जो गृह मंत्री थे भारत सरकार में, और गृह मंत्री कौन थे भारत सरकार में? आ रहा नीचे, गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत जो उस समय गृह मंत्री थे। तो इन्होंने उद्घाटन किया था इस नहर का। कई बार चूंकि हम इंदिरा गांधी पढ़ते हैं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इंदिरा गांधी ने किया होगा, जबकि इंदिरा गांधी ने नहीं किया इसका उद्घाटन, है ना। जे कब बन के तैयार हो गई तब तक इंदिरा गांधी आई भी नहीं थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है बाद में, लेकिन जे इसका उद्घाटन कब हो गया इस नहर का? तो उद्घाटन हो गया इसका 1958 में, श्री गणेश हो गया था,
क्या हो गया था, श्री गणेश। 1958 में इंदिरा गांधी नहर का गोविंद वल्लभ पंत भारत के गृह मंत्री थे, उनके द्वारा कर दिया गया था, डॉक्टर एस राधाकृष्ण के द्वारा। इसका नाम इंदिरा गांधी पड़ा, पहले सामान्य राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी जी। सबसे पहले जब इसे बनाया गया, इसका उद्घाटन किया गया 1958 में, तो राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी। लेकिन इंदिरा गांधी नहर कब हुआ, इसका नाम इंदिरा गांधी नहर हुआ 1984 में। ये भी नोट कर लो आप, इंदिरा गांधी के नाम से ये नहर कब जानी गई, देखो कहाँ पे लिखा है जी, इंदिरा गांधी नाम है। इंदिरा गांधी जो नाम आया वो 1984 में आया, ठीक है। कब आया, 1984 में ये नाम आया था इंदिरा गांधी जी वाला। आई बात समझ में, तो आप समझ गए होंगे। एक और बांध बता देता हूं, यहाँ पर एक बांध और स्थित है हिमाचल प्रदेश वाले हिस्से में, और बांध का नाम है कोल बांध। कौन सा बांध स्थित है, कोल बांध। एक छोटा सा ही बांध है, लेकिन कोल बांध स्थित है, सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किन्नौर, याद रखना, सेब उत्पादन के लिए जाना जाता है, और यहाँ से स्पीति नदी ऊपर से आकर के यहाँ मिलती है, और प्रवेश किससे करती है, ये शिवकला के दर्रे से प्रवेश करती है, और निकलती कहाँ से, राकस ताल से ये नदी निकलती है, ठीक है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब मेरे हिसाब से इसमें पढ़ाने लायक कुछ रहा नहीं है, पूरा एक्स्ट्रा मैंने आपको बहुत अच्छे से इसमें पढ़ा दिया है, पढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो 2 बार 3 बार 4 बार इस नदी को पढ़ लेना आप। जगह राकसताल याद रखिएगा, तिब्बत में पड़ती है ये जगह, और तिब्बती भाषा में से लांगचेन खवाब भी बोलते हैं, वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, लांगचेन खवाब। और यहाँ से तिब्बत से निकलने के बाद उत्तर पश्चिम में बहते हुए शिवकला दर्रे में प्रवेश करती है। शिवकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, और इसी जगह एक कोल बांध बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। नाथमा जाखरी बांध स्थित है सतलज नदी पर, और भाखड़ा नागल जो बांध है उसका भाखड़ा वाला जो हिस्सा है वो हिमाचल में है, और नांगल वाला जो हिस्सा है वो पंजाब में बनाया गया है। इस नागल वाले हिस्से से सिंचाई की आपूर्ति करी जाती है, भाखड़ा वाले हिस्से से विद्युत की आपूर्ति करी जाती है, ठीक है। जो कि 3 राज्यों को फायदा जाता है, पंजाब को, हरियाणा को और हिमाचल प्रदेश को इसका। इसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो पंजाब में बहती है। पंजाब में देखो फिरोजपुर, लुधियाना, रोपड़ और कपूरथला, ये शहर इसके नजदीक स्थित है। आगे संगम बनाती है हरके बैराज, पंजाब में स्थित है। हरके बैराज में एक ब्यास नदी आती है रोहतांग दर्रे से निकलने के बाद, और इधर से सतलज आती है, तो यहाँ पे संगम बनता है। संगम से एक दुनिया की सबसे लंबी नहर निकाली है। इसका 1958 में भारत के गृह मंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। बाद में 1984 में इसका नामकरण इंदिरा गांधी जी के नाम पर किया गया, तो इस वजह से इंदिरा गांधी नहर पड़ते हैं। इसकी कुल टोटल लंबाई है 468 किलोमीटर ये बहती है। इस पॉइंट को आप याद रखना। इसके बाद इस संगम के बाद ये नदी आगे बढ़ते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है ये भी बता ही देते हैं आपको। इसके बाद ये आगे आई तो कहाँ पे मिल जाती है, इधर से आ रही है एक नदी, इधर से एक नदी आ रही है ऐसे करके, तो संगम बनाती है किसके साथ, सिंधु के साथ। सिंधु नदी के साथ संगम होता है, सिंधु का और किसका, सतलज का। इन दोनों नदियों का संगम हो जाता है, और इसके बाद ये नदी कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है सिंधु नदी, ठीक है। मिठान कोट एक जगह पड़ती है, वहां पे इनका संगम होता है। तो ये था आज का टॉपिक। कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। जो भी शक समस्या हो तो उसे भी आप बता सकते हैं। आगे अगली टॉपिक पे, अगली नदी पे फिर चर्चा करेंगे। इसी की 5 नदियों में से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे सभी को कोशिश करेंगे लाने की, जिससे कि आपके लिए कोई भी प्रश्न, चाहे बांध का हो, चाहे शहर का हो, चाहे पर्वत श्रृंखला का हो, चाहे दर्रे का हो, किसी भी तरीके से छूटे ना। यदि हम किसी एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो कोशिश करते हैं सभी को समायोजन या समायोजित करके पढ़ाया जाए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक है। तो बताइएगा क्लास के बारे में आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगली क्लास में फिर आपसे ऐसी इस तरीके से मुलाकात करेंगे। और पुरानी क्लास यदि आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारी पुरानी क्लासों को देखो और नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि ज्योग्राफी का आपका कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं किसी भी एग्जाम में। कहीं से भी किसी भी स्तर का आप पेपर दे लीजिएगा, इस टॉपिक्स को पढ़ करके कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गर्मी से बचे रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार।